नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द उबर फाइल्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो उबर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है, उसने कई देशों में आगे बढ़ने के लिए इलीगल तरीकों का इस्तेमाल किया, बहुत सारे नियम कानून तोड़े और सबसे बड़ी बात, किल स्विच जैसे ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया ताकि सरकारों की स्क्रूटिनी से, टैक्सेशन से वो बच सके। नियमों को तोड़ने में उबर कंपनी का साथ दुनिया के कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने दिया है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इमैनुअल मैक्रोन का नाम इसमें आया है, जो कि करंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इनके अलावा और भी कई पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम सामने आ रहा है दुनिया के कई देशों में। ये सारी जानकारी हमें मिली है उबर के लीक्ड इंटरनल कम्युनिकेशंस के द्वारा। तो उबर के ही एक पूर्व एम्प्लॉय ने लगभग 1.25 लाख डॉक्यूमेंट्स को जर्नलिस्ट के हाथों में दे दिया है और ये सभी इंटरनल ईमेल्स, मैसेजेस, चैट्स हैं जो 2013 से 2017 तक के उबर के कार्यकाल के समय की चैट्स हैं। और ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पोर्टल्स में से एक आईसीसीजे पर न्यूज आई है। तो आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपडेट्स प्राप्त होते रहें। मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत रहेगी। मैं जितने भी प्रेजेंटेशंस बनाता हूं, दे आर मेड इन सच अ वे कि आप उनको एग्जाम में, यूपीएससी मेंस में आंसर के रूप में लिख सकें। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन दुनिया के कई अखबारों के द्वारा करी गई है। एक्चुअली एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नाम की संस्था है, आईसीआईजे। ये संस्था दुनिया के कई बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है और इसमें भारत की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। सो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप इज पार्ट ऑफ दिस आईसीआईजे। और भी दुनिया के कई बड़े बड़े अखबार हैं जैसे कि द गार्जियन, लामोंड एटसेट्रा। अब इन्हीं अखबारों में से एक, बेसिकली गार्जियन को ये सारी जानकारी मिली थी और गार्जियन ने ये आईसीआईजे के साथ शेयर किया है ताकि दुनिया भर में इसकी रिपोर्टिंग हो सके, बिकॉज दिस स्टोरी इज इंटरनेशनल। 70 से भी ज्यादा देशों में उबर ऑपरेट करती है और इन सभी देशों में उबर के द्वारा कुछ ना कुछ ये काम किया गया है। आईसीआईजे वही संगठन है जिसने आज से पहले पनामा पेपर लीक्स, पैराडाइज पेपर्स, पैंडोरा पेपर्स, इन सब के बारे में भी दुनिया को अवगत कराया था और ये सभी पेपर्स और इनमें डिटेल जानकारियां बाहर आई थी। अब उबर क्या है पहले ये जान लेते हैं। आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी उबर का नाम सुना होगा या उबर को इस्तेमाल भी करते होंगे। तो उबर एक अमेरिकन कंपनी है जो कि एक मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है। इसका क्या मतलब है? तो देखो, सीधे तौर पर यह बताऊं तो उबर एक ऐप देती है जिससे एक कस्टमर या कंज्यूमर कनेक्ट होता है कैब से। आप अपने मोबाइल फोन पर बोलेंगे कि मुझे कैब चाहिए और यहां से गाड़ी आ जाएगी आपके पास। इस तरह से उबर काम करती है। दिस इज द बेसिक वे दैट उबर फंक्शंस। आपके पास कैब आई, आप ड्राइवर के गाड़ी में बैठिए और आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल लगता है आज हमें, लेकिन आज से 12-13 साल पहले ये काम कोई नहीं कर रहा था। सो उबर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जिसने इसे किया और बड़े स्तर पर किया। कंपनी तो बहुत सारी थी जिसने ये आइडिया सोचा, लेकिन उबर जितना सक्सेसफुल कोई नहीं हो पाया है। तो उबर ने एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इसीलिए ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करती है। 2009 में इसको फाउंड किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और आज के समय ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, यानी कि अमेरिका के शेयर मार्केट्स में इसका शेयर लिस्टेड है और मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ येस्टरडे, कल तक इसका मार्केट कैप 44 बिलियन का था। वैसे आज ये न्यूज आ गई है बाहर, उसके बाद थोड़ा सा कम होगा क्योंकि शेयर प्राइस गिरेगा, बट 44 बिलियन, इट मीन्स इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप स्टोरीज ऑफ द पास्ट डेकेड। पिछले 10-12 सालों में दुनिया के सबसे सफलतम और सबसे बेहतरीन स्टार्टअप स्टोरीज में से एक रही है उबर। उबर का ऑपरेशन देखिए आप, 72 कंट्रीज में ये काम करती है। इट स्टार्टेड इन 2009 और दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में इसने अपने ऑपरेशंस 5-6 सालों में फैला लिए थे। आज 72 कंट्रीज और 10,500 शहरों में उबर ऑपरेट करती है। तो इतना फैलने में जनरली बिजनेसेस को लग जाते हैं 50 साल, 40 साल, लेकिन उबर ने ये सब कुछ 10-12 साल के अंदर हासिल कर लिया है। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये बताती है कि कैसे उबर ने कई इलीगल तरीकों का इस्तेमाल किया। नंबर 1 वॉज लॉबिंग। अब लॉबिंग इलीगल नहीं है, आगे आपको समझाऊंगा लॉबिंग होता क्या है, लेकिन उबर की लॉबिंग बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर थी और गलत कारणों से थी। $90 मिलियन हर साल इन्होंने लॉबिंग और पब्लिक रिलेशंस पर खर्च किए हैं ताकि ये ट्रेडिशनल टैक्सी इंडस्ट्री को कंपीट कर सकें, उसे दबा सकें और अपने ऐप मॉडल को दुनिया भर में लागू कर सकें। कई देशों में टैक्सी यूनियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, भारत में भी थे एक समय पर। तो जैसे फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर टैक्सी यूनियंस बहुत स्ट्रांग थे और जब उबर वहां पर लॉन्च हुई थी तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, वायलेंट प्रदर्शन भी था। यह बात आज से लगभग 10 साल पहले की है और उस समय प्रोटेस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि उबर फ्रांस जैसे देशों में और आगे भविष्य में अन्य कई देशों में बिजनेस चला ही नहीं पाएगा इस तरह के प्रदर्शन या टैक्सी यूनियन के प्रोटेस्ट के कारण। उबर ने सीधे उस समय फ्रांस के इकोनॉमी मिनिस्टर्स और टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ हाथ मिलाया और उनके साथ बात करके नियम कानून ही बदलवा दिए। तो इमैनुअल मैक्रोन पर यह आरोप लग रहा है कि ये जब इकोनॉमी मिनिस्टर थे 10 साल पहले, तब इन्होंने
उबर के बॉस के साथ ये सीधी बातचीत करी। इनफैक्ट जो इनके इंटरनल मेल हैं उसमें ये एक दूसरे से ऐसे बोलते हैं, इमानुअल ट्रेविस, यानी कि फर्स्ट नेम बेसिस पर है। इतनी अच्छी इनकी दोस्ती हो गई थी कि एक दूसरे को पहले नाम से पुकारते थे, और इनके कारण नियम कानून बदल दिए गए और फ्रांस में उबर चालू हो पाया। ट्रेविस कैलेनिक जिन्होंने उबर को बनाया था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ उबर, ये 2017 में उबर के सीईओ पद को छोड़ देते हैं क्योंकि इन पर आरोप लगे थे कि कंपनी में सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट्स जब आई तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और उसे दबाने की कोशिश करी थी। तो इसीलिए ट्रेविस कैलेनिक अब उबर में केवल बोर्ड मेंबर हैं, ये एक्टिवली उबर में सीईओ नहीं है। और ट्रेविस कैलेनिक खुद अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर थे। एनीवेज, तो मैक्रोन ने जिस तरह से उबर के फेवर में कानून बदले, ये गलत है। एक कंपनी के फेवर में देश के कानूनों को बदला गया, लेकिन कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का ही मानना है कि ये तो केवल एक लॉबिंग का एग्जांपल है और इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। हालांकि इलीगल है या नहीं ये तो अदालतें तय करेगी, लेकिन अनएथिकल जरूर है। अब ये लॉबिंग होता क्या है? देखिए, कॉर्पोरेट लॉबिंग की हम चर्चा करें उससे पहले आप भ्रष्टाचार को समझिए। करप्शन दो तरह से होता है। एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, यहां पर करप्शन का तरीका थोड़ा अलग है। छोटा मोटा करप्शन, आपने कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा, पुलिस वाले ने आपको रोका, आपने 500 रुपए का फाइन भरने की बजाय उसे 100 रुपए जेब में दे दिए कि भैया आप ले लीजिए और ये मुझे छोड़ दीजिए। सो दैट इज अ स्मॉल ब्राइब। ब्राइब्स और करप्शन कुड वर्क एट अ बिगर लेवल। बड़े स्तर पर कॉन्ट्रैक्टर्स सरकारी अधिकारियों को पैसे दे सकते हैं कि आप हमारा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रखिए और आपको हम कुछ अन्य पैसा ऊपर से दे देंगे। बड़े बड़े स्तर का करप्शन होता है माइनिंग, टेलीकॉम कंपनीज जब कोई नेचुरल रिसोर्स अक्वायर करती हैं या सरकार के द्वारा कोई रिसोर्सेज ऑक्शन ऑफ किए जाते हैं तो उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। अब इस तरह के स्कैम भारत में दर्जनों हुए हैं। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ स्कैम्स। लेकिन जब बात होती है डेवलप्ड कंट्रीज की, जिनको मैं यहां पर फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी कह रहा हूं। अब ये सोफिस्टिकेटेड का मतलब है कि यहां पर आउटराइट करप्शन नहीं होता है, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार नहीं होता कि जाकर किसी अधिकारी को आपने 2 लाख 10 लाख रुपए दे दिया और कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पास कर दो। ऐसा नहीं होता है। यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी करप्शन है, लेकिन उसे एक दूसरी चादर ओढ़ा दी गई है। इट इज क्लोक्ड अंडर सम अदर टर्म्स। अन्य तरह का करप्शन होता है। तो आउटराइट ब्राइबरी या करप्शन को ये देश, इनके कानून बहुत स्ट्रिक्टली पनिश करते हैं, इसीलिए इस तरह का करप्शन यहां पर नहीं होता है। तो यहां अमेरिका में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका मिल गया रोड कंस्ट्रक्शन का पैसे देकर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसको रोड कंस्ट्रक्शन का, हाईवे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट उठाना है, तो वो नियम कानूनों में चेंज करवा देंगे। वो कुछ ऐसे कानून बनवा देंगे या कुछ ऐसे रूल्स ऐड करवा देंगे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में, जिसके कारण केवल उसी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। और ये कैसे करवाया जाता है? कानून बदलवा के। तो कानून बदलवाना एक कॉमन एग्जाम्पल है। इसके लिए जो कानून बदलने का अधिकार रखते हैं, कौन? जो यूएस की कांग्रेस में नेता बैठे हैं, वहां की पार्लियामेंट में जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको कांग्रेसमैन कहा जाता है या सेनेटर्स कहा जाता है, उनको ब्राइब किया जाता है, या फिर ब्राइब नहीं करेंगे तो कुछ अन्य तरह से प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप हमारे फेवर में कानूनों को बदलिए। दूसरा तरीका होता है बेल आउट्स या टैक्स ब्रेक्स का। जैसे 2008 में यूएस में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की स्थिति आ गई थी, कई बड़ी बड़ी कंपनीज बंद होने की कगार पर थी। उस समय सरकार ने उनको पैसा दिया था, सरकार ने उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि वो कंपनी अपने ऑपरेशंस को जारी रख सके। तो ये भी एक प्रकार का करप्शन है, लेकिन लीगल है। सो वी कैन नॉट टेक्निकली कॉल इट करप्शन, यू मे कॉल इट अनएथिकल। आप कह सकते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से प्राइवेट कंपनीज को पैसा क्यों दिया जा रहा है, और ये सवाल यूएस में आज भी बहुत लोग उठाते हैं, कई सारे लोग उठाते हैं, लेकिन ये वहां की पॉलिसी है। तो ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है? बड़ी कंपनी अगर ऑपरेट कर पा रही है सरकार की सहायता से, तो छोटी कंपनीज, एमएसएमई, पीएसयूज, इनको लॉस हो रहा है। इसके अलावा कई नियम ऐसे भी बदले जाते हैं जहां पर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को रिलैक्स कर दिया गया। जैसे पेट्रोल या ऑयल कंपनीज हैं, इनके ऑपरेशंस को चलाने के लिए इन्हें कई बार ग्रीन क्लियरेंसेस दे दिए जाते हैं, या फिर लेबर सेफ्टी नॉर्म्स को बदल दिया जाता है ताकि इनके खिलाफ केस ना हो सके, कोई मजदूर या यूनियंस इनके खिलाफ केसेस ना ऑपरेट कर सकें। तो इसीलिए करप्शन अलग तरह से परसीव किया जाता है। अब जब हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखते हैं तो आपको वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ये ग्रीन में नजर आता है, यानी कि यहां पर करप्शन परसीव नहीं होता, इन्हें नजर नहीं आता है, क्योंकि ये इंडेक्स बनाने वाले इन सबको करप्शन नहीं मानते हैं। ये केवल इसे करप्शन मानते हैं, आउटराइट ब्राइबरी को, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन है, क्योंकि भारत में लॉबिंग अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है, और कई डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह की लॉबिंग होती ही नहीं है। वहां पर सीधा काम हो जाता है कि इतना घुमा फिरा के नहीं करेंगे, सीधा ब्राइब दो और काम कराओ। तो इसीलिए ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स काफी चेंज होता है। बाय द वे, ये लॉबिंग का एग्जांपल मैंने आपको अपने हिस्ट्री लेक्चर में भी दिया था। तो दुनिया में पहला कॉर्पोरेट लॉबिंग स्कैंडल हुआ था किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इसका मैंने जिक्र अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में किया था, आप चाहे तो उस सीरीज को भी देख सकते हैं। उबर के भारत के ऑपरेशंस की अगर बात करें तो 2013 में यहां पर इन्होंने काम चालू किया था, और 8 साल के अंदर अंदर 100 शहरों में उबर ऑपरेट करता है। इट्स अ बिग नंबर फॉर इंडिया, और उबर
के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग 9.5 करोड़ इंडियन राइडर्स और यूजर्स, ड्राइवर्स उबर को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ना केवल कैब बल्कि अन्य सुविधाएं भी इन्होंने दी हैं, अन्य बिजनेसेस भी चालू किए हैं, जैसे कि उबर ऑटो, उबर मोटो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, उबर ईट्स भी शुरू किया था जो कि एक फूड डिलीवरी बिजनेस था। तो उबर ने भारत में कई सारे बिजनेसेस ऑपरेट किए हैं। एज ऑफ राइट नाउ उबर के लिए 6 लाख ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं इंडिया में। ये डेटा उबर ने खुद ने जारी किया था। और कुछ ही महीने पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जब यूएस गई थी, तब वो उबर के सीईओ से एक मीटिंग भी करी थी उन्होंने। और उन्होंने इस मीटिंग के बाद स्टेटमेंट उबर ने जारी किया था कि हम टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया में आने वाले कुछ सालों में हम 20 लाख ड्राइवर्स के साथ पार्टनरशिप कर लें। यानी कि उबर उम्मीद कर रहा है कि उनका बिजनेस यहाँ पे 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। उबर ने भारत में अपनी शुरुआत जब करी थी तो वो यूरोपियन कंपनी उबर बीवी की एक सब्सिडरी के रूप में करी थी। और जितना भी पेमेंट आता था, सब कुछ पैसा आता था, वो उबर बीवी के नाम से आ रहा था। इसको लेकर भारत सरकार ने, टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स ने उबर को कहा कि ये प्रॉब्लमैटिक है। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि उबर का जो बिजनेस मॉडल है उसको भारत सरकार किसी भी तरह से कैटेगराइज नहीं करती थी। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, उबर ने ये कहा था कि हम एक टूर ऑपरेटर हैं। मतलब शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम टूर ऑपरेटर हैं, क्योंकि देखो टेक्निकली एग्रीगेटर सर्विसेज जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, लेकिन उस समय भारत में ये कॉमन नहीं थी, दुनिया में कहीं पर भी इतनी कॉमन नहीं थी और उनको लेकर कानून नहीं थे। तो शुरुआत में उबर ने कहा कि हम तो केवल एक टूर ऑपरेटर हैं, गाड़ी उनका ओनर है, वो टैक्स देगा, जो भी सर्विसेज हैं वो गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा या ओनर के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसीलिए हम कोई सर्विस चार्ज नहीं देंगे। इसको लेकर भारत सरकार ने बाद में नियमों को चेंज किया था, उबर को सर्विस चार्ज देना भी पड़ा था। लेकिन ये 3-4 साल की जो खींचतान थी 2016 तक जो चली थी, 2013 और 16 के बीच में उबर और भारत सरकार के बीच में, इस समय उबर ने कई बार अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया। कभी इन्होंने कहा हम टूर ऑपरेटर हैं, कभी कहा हम रेंट कैब हैं। कुल मिला के ये अपना टैक्स यहाँ पर बचाना चाहते थे। फिर सरकार को एक और समस्या थी कि ये उबर बीवी कंपनी जो कि एक यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, इसके माध्यम से भारत में बिजनेस हो रहा था। तो उबर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाद में एक सब्सिडरी कंपनी बनाई जो भारत में बेस्ड है, लेकिन अभी भी उस कंपनी का मेजर शेयर होल्डिंग इस यूरोपियन कंपनी के द्वारा रखा गया है। तो देखिए, भारत में उबर की मल्टीपल कंपनीज है, कई नामों से इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, जिनकी सारी डिटेल्स जो पब्लिकली अवेलेबल है यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप पॉज करके उनका रेवेन्यू देख सकते हैं। तो रफली आप देख सकते हैं कि 500-600 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू चलता है। और उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह के अलग अलग नामों से इन्होंने कई कंपनीज बना रखी हैं। ऑलराइट, तो अब फाइनली जो ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है, इन कंपनीज के द्वारा जो प्रॉफिट आता है उसमें आज भी उबर बीवी को एक शेयर जाता है। तो ये शेयर कैसे जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। उबर ये कहता है कि 2019 में जो इनका आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसमें साफ कहा गया है 30% ऑफ नेट रेवेन्यू अर्न एंड 80% ऑफ कॉमर्शियल प्रॉफिट ये किसके पास जाएगा? उबर बीवी के पास जाएगा। ठीक है, तो जो नेदरलैंड्स बेस्ड इनकी कंपनी है उबर बीवी, जो कि इंडियन कंपनी की मेजर शेयर होल्डर है, उसके पास ये लगभग अपना 80% प्रॉफिट और 30% नेट रेवेन्यू भेज रहा है, विच इज अ बिग डील। और उबर ने एक और प्रॉब्लम जो इंडिया में फेस करी थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत लॉबिंग करी है, वो है लेबर लॉज। तो लेबर लॉ में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उबर के प्लेटफॉर्म पर, तो उबर ये कह रहा है कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा। अगर आपके लिए कोई काम करता है तो लेबर लॉ के तहत उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज दैट यू हैव टू गिव देम, पीएफ अकाउंट्स एटसेट्रा, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको प्रोवाइड, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना पड़ता है अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है एक लेवल के बाद कंपनीज को। तो ये सारी सुविधाएं उबर इन्हें प्रोवाइड नहीं करवा रहा था अपने ड्राइवर्स को। तो उबर ने कहा कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है, ड्राइवर केवल हमारे पार्टनर्स हैं, दे आर जस्ट पार्टनरिंग विद अस, हमारे साथ ये काम कर रहे हैं, ये हमारे एम्प्लॉयज नहीं है। इसको लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी इंडियन गवर्नमेंट और उबर के बीच में, और फाइनली उबर ने कई चेंजेस अपने इस पैटर्न में किए हैं। अब आते हैं सर्ज प्राइसिंग के इशू पर। तो सर्ज प्राइसिंग को लेकर भी भारत सरकार और उबर के बीच में टकराव रहे हैं। तो ये सब मैं उबर की कंट्रोवर्सीज बता रहा हूं, और अभी रेलेवेंस इनका ये है कि इन सबको सॉल्व करने के लिए उबर ने लॉबिंग का इस्तेमाल किया था। तो सर्ज प्राइसिंग ये होता है कि उबर कुछ पर्टिकुलर समय पर रेट बढ़ा देता है अपनी टैक्सी का। तो अगर नॉर्मल प्राइस 100 रुपये है कहीं जाने का, और अगर शाम का समय है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो 200 रुपये प्राइस आ जाएगा, 2x या 3x भी हो सकता है। इसको कहते हैं सर्ज प्राइसिंग। ये दुनिया में उबर करने वाली आई थिंक पहली कंपनी थी। और ये जो सर्ज प्राइसिंग है, इसको लेकर भारत सरकार के पास कई कंप्लेंट्स भी हुई हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं थी। 2020 में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, और इसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह के बिजनेसेस को, बेसिकली एग्रीगेटर के बिजनेसेस को रिसर्च करें और रेगुलेट करें। कि रिसर्च मतलब कि देखेंगे किस तरह से वो ऑपरेट कर रहा है और उनको लाइसेंस देना है या नहीं, और उनके
गाइडलाइंस को जारी किया जाए। अब अभी तक केवल कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जिसने एक गाइडलाइन जारी करी है या फिर एक फेयर स्ट्रक्चर, किराए के लिए एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जारी किया है। उसके अलावा किसी राज्य ने एज ऑफ राइट नाउ ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। तो इसके पीछे भी यही कारण बताया जा रहा है कि उबर बहुत एग्रेसिवली स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉबी करता है ताकि वो इस तरह की गाइडलाइंस जारी ना करें। ओके, वरना अभी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में 1.5 साल हो चुका है, तो 1.5 साल में एटलीस्ट गाइडलाइंस तो बहुत राज्यों से आ सकती थी। उबर के द्वारा भारत में इस्तेमाल करी गई इलीगल प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला था आफ्टर द दिल्ली रेप केस। 2014 में जब उबर को ऑपरेट करते हुए भारत में केवल 1-1.25 साल हुआ था, उसी समय दिल्ली में एक उबर ड्राइवर के द्वारा एक महिला का बलात्कार किया गया और इसके बाद दिल्ली सरकार ने उबर को कुछ हफ्ते के लिए बंद भी कर दिया था। इट वॉज बैंड फॉर सम टाइम। बहुत सारे उस पर जांच बिठाई गई थी, पुलिस केस हुआ था, क्रिमिनल केस हुआ था। तो उस समय कंपनी के जो इंटरनल ईमेल्स और मैसेजेस हैं वो ये बताते हैं कि कंपनी अधिकारियों का ये कहना था कि सारा ब्लेम भारत सरकार और पुलिस पर डाल दो, यानी कि एक लॉ एंड ऑर्डर इशू बना दिया जाए इसे, इसमें उबर की कोई गलती नहीं है। इस घटना के बाद उबर के द्वारा ये कहा गया कि हम अपनी गाड़ियों में एक पैनिक बटन इंस्टॉल करेंगे। पैनिक बटन यानी कि एक ऐसा बटन, अगर कोई खतरा लगता है तो आप उसे दबाइए और एक SOS मैसेज पहुंच जाएगा कंपनी हेडक्वार्टर और पुलिस के पास में। तो उबर ने कहा कि हम अपनी सभी गाड़ियों में ये पैनिक बटन लगवाएंगे। इट्स अ फिजिकल बटन, लेकिन इसको लगवाने का खर्चा आता है लगभग 8 से 9 हज़ार रुपए। और कंपनी के खुद के ईमेल्स ये बताते हैं, वो खुद अपने इंटरनल ईमेल्स में कह रहे हैं कि हमारे 95% जो बटन है वो केवल दिखावे के लिए हैं, एक्चुअली में वो काम नहीं करते, यानी कि वो सिस्टम काम ही नहीं करता है। इट्स अ बिग एंड शॉकिंग रेवलेशन। यानी कि हम जब अपनी सिक्योरिटी को एक अनजान व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी सिक्योरिटी उसके हवाले कर रहे हैं, कंपनी के हवाले कर रहे हैं, उस समय 95% गाड़ियों में कंपनी के जो बटन्स हैं, पैनिक बटन, वो काम ही नहीं कर रहा है। इसी रेप केस के पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उबर ने एक और बहुत ही बड़ी टैक्टिक का इस्तेमाल किया जिसे उबर कहता है किल स्विच। तो ये किल स्विच क्या होता है? देखिए, कंपनी जहां अपने हेडक्वार्टर से ऑपरेट करती है उसके इंटरनल सिस्टम, इंटरनल डेटा को अपने पास रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर वो सेंट्रल हेडक्वार्टर में बैठे बैठे उसे एक्टिवेट कर दे तो भारत में उसका जितना भी डेटा अपने खुद के कंप्यूटर्स पर अवेलेबल है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसे आप देख नहीं सकते। मान लीजिए कि मैं उबर का एक एम्प्लॉय हूं, भारत में काम कर रहा हूं, मेरे ऑफिस में पुलिस आई है और मुझे कहा जा रहा है कि आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप दिखाइए, हमें बताइए कि डिटेल्स क्या थी, हमें डेटा चाहिए आपके कंप्यूटर से। लेकिन कंपनी ने हेडक्वार्टर से किल स्विच दबा दिया है और इस किल स्विच के कारण कंपनी का कोई भी डेटा यहां पर मेरे कंप्यूटर पर नहीं दिखेगा। तो उबर पर यह आरोप है, उनके इंटरनल कम्युनिकेशन में ये एडवाइस दी जा रही है उबर इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स को कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करिए, पुलिस को कहिए कि हम तो सारी जांच के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से कोऑपरेट कीजिए, लेकिन हम यहां से पीछे से डेटा रोक देंगे और जब आपको पुलिस कहेगी कि डेटा दीजिए या आपसे डेटा मांगा जाए तो आप कह दीजिए कि आप उबर BV यानी कि विदेशी कंपनी से डील कीजिए। अब आपको भी पता है कि जो बाहर बेस्ड फॉरेन बेस्ड कंपनी है उस पर इंडिया के कानून डायरेक्टली लागू नहीं होंगे, तो इसीलिए उनसे कोई भी डेटा मंगवाने में, जांच के लिए किसी ऑफिसर को यहाँ बुलाने में बहुत समय लगेगा। इट कुड टेक मंथ्स एंड इवन ईयर्स। तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो उबर इंडिया के अधिकारियों को ये साफ हिदायत दी गई थी कि आप कहिए कि हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं लेकिन ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, और कंप्यूटर आप ले जाइए, आपको ले जाना हो तो। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में एक किल स्विच बना रखा था जिससे अगर पुलिस चाहे तो कंप्यूटर PC उठाकर ले जाए, लेकिन उबर का जो डेटा है जो उन्हें चाहिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो नहीं मिलने वाला है। इस किल स्विच का इस्तेमाल उबर ने बहुत बार किया है। 6 इंस्टेंसेस तो ऐसे उन्हें अभी तक मिल चुके हैं, मतलब जो डेटा 1.5 लाख डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे हैं उसमें से 6 बार तो साफ तौर पर ऐसे मैसेजेस जा चुके हैं कि किल स्विच एक्टिवेट कर दो, भारत में कोई भी उबर का डेटा किसी जांच एजेंसी के पास नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि कैसे एक विदेशी कंपनी भारत में अगर ऑपरेट कर रही है तो इंडियन सब्सिडरी के डेटा को वो अथॉरिटीज के साथ शेयर कैसे नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत इलीगल प्रैक्टिस है और उबर ने ऐसा भारत में कई बार किया। टैक्सेशन इश्यूज को लेकर इन्होंने लॉबिंग करी है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ ने कहा है कि हमारे पास लॉबिंग के पुख्ता प्रमाण है। अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया है कि किन अधिकारियों और पॉलिटिशियंस के साथ लॉबिंग करी है। हाँ, यूरोप में, फ्रांस में खास करके इन्होंने इमैनुअल मैक्रोन का सीधे तौर पर नाम लिया है। इमैनुअल मैक्रोन के साथ जो कम्युनिकेशन हुए हैं उबर कंपनी के CEO के, उनको भी जारी कर दिया गया है। तो फ्रांस में ऑलरेडी कल काफी प्रेशर बन गया है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पे, या तो आप इस्तीफा दीजिए या फिर माफी मांगिए। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, वहां पर उन्होंने साफ जारी कर दिया है कि भैया ये व्यक्ति था जो उबर के साथ डील कर रहा था। इंडिया के अंदर भी लॉबिंग टैक्टिक्स को बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया है और उबर ने एक
एक्सटर्नल एजेंसी के माध्यम से एक पूरी लिस्ट बनवाई थी कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर यानी कि ये 50-100 लोग हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली ये मुख्यमंत्री या ये टेलीकॉम सेक्रेटरी, ये सीनियर आईएएस अधिकारी या फिर ये मंत्री जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें खुश रखना है। ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमें थोड़ा सा खुश रखना है। तो एज ऑफ राइट नाउ जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा था उसी समय एक स्टोरी हिट करी है इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने नाम लिया है कि टीओआई कंपनी, तो टीओआई यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, उससे उबर ने अपने संबंध सुधारे ताकि थोड़ी उनकी पब्लिक इमेज बेहतर हो सके। तो वो न्यूज़ अभी डेवलपिंग स्टोरी है, तो उसमें डिटेल्स मैं अभी यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन वो न्यूज़ आ चुकी थी जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर उबर ने इस तरह से लॉबिंग करी है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास में ताकि वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करे, भारत में अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। और इसका नुकसान भारत के दूसरे एग्रीगेटर्स को या दूसरी कंपनीज को हुआ है, लोकल कैब कंपनीज को या लोकल कैब ड्राइवर्स को हुआ है। अब जहां तक बात है कि इस पूरे स्कैंडल का भारत की पॉलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या भारत में विदेशी कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी सरकार को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है? लॉबिंग हमारे देश में अलाउड है या नहीं? तो पहली बात अलाउड नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी कई पॉलिटिकल पार्टीज विदेशों से चंदा लेती हैं और इसके लिए कुछ रीसेंट रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए 2017 का जो यूनियन बजट आया था उसमें यह कहा गया कि कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन जो पहले 7.5% तक हो सकते थे वो अब हटा दिया गया है लिमिट। अब कोई भी कंपनी चाहे तो अपना 50% प्रॉफिट भी किसी कंपनी को डोनेट कर सकती है। ओके, यू कैन डोनेट इट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप एक कंपनी है, पहले ये लिमिट होती थी 7.5% आपके प्रॉफिट का आप डोनेट कर सकते हैं। ये डोनेशंस रिपोर्ट करने जरूरी होते थे, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन भी अब हटा दिया जा चुका है। 2018 के बजट में एक और नया कानून लाया गया जिसमें कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशों से चंदा ले सकती है। फॉरेन फंड्स कैन बी टेकन बाय पॉलिटिकल पार्टी। ये बजट में जो प्रस्ताव आया था इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, ये सीधा पास कर दिया गया था। देयर वाज नो डिबेट आइदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और द ऑपोजिशन पार्टी। और ये लाने के बाद एफसीआरए के अंदर भी चेंजेस किए गए, एफसीआरए को अमेंड किया गया है ताकि विदेशी कंपनियों से पैसा लिया जा सके। तो अगर हम ये देखते हैं कि लॉबिंग, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को उबर ने पैसे दिए भी हैं, जैसे कि फ्रांस वगैरह में उसके हमें संकेत दिए हैं या फिर प्रमाण मिल गए हैं, तो अगर भारत में भी ये हुआ है तो अल्टीमेटली 2018 के बाद मोर और लेस इट हैज बीन मेड लीगल। हाँ, अनएथिकल आप कह सकते हैं, लेकिन इलीगल शायद ये नहीं होगा। तो ये एक पॉलिटी पर इसका हमारे इंपैक्ट पड़ सकता है। इस मामले में और भी अगर नए डेवलपमेंट्स होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूपीएससी में जब आपका एथिक्स पेपर GS4 होता है उसके संदर्भ में ये केस स्टडी के रूप में आप इस एग्जाम्पल को, पूरे उबर फाइल्स के इन्वेस्टिगेशन को ध्यान से पढ़ें और समझें। लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की मेरी सीरीज चल रही है, दिन में 3 बजे लाइव क्लास होती है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यू हैव टू हैव अ प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। और इस प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत फायदे हैं, आप देश के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज, फीडबैक एटसेट्रा जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है। ये सभी सब्सक्रिप्शंस 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल होते हैं अगर आप मेरा कोड महिपाल इस्तेमाल करेंगे। सो वेन एवर यू आर गेटिंग अ सब्सक्रिप्शन, नीचे एक अप्लाई कोड का जो ऑप्शन आता है वहां पर महिपाल टाइप कीजिए, सारे कोर्सेज पर 10% छूट आपको मिल जाएगी। और अभी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी कि GS और ऑप्शनल के कंबाइंड सब्सक्रिप्शन पर 15% डिस्काउंट चल रहा है। तो इस डिस्काउंट का आप फायदा उठाइए। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएंगे। CSE अश्योर के तहत 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 ईयर एक्सटेंडेड वैलिडिटी है। आपको कोई भी डाउट्स हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तैयारी कैसे करनी है, बेसिक बातें भी पूछनी है, तो आप बेझिझक इस फोन नंबर पर कॉल कीजिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना, आपको ये भी बात करनी है कि किस तरह से तैयारी करनी है, तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। हमारी टेस्ट सीरीज जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और GS दोनों के लिए चल रही हैं, इन टेस्ट सीरीज को भी अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। सो इवन इफ यू डोंट वांट टू टेक क्लासेस जस्ट टेस्ट सीरीज, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज टेस्ट सीरीज। इन पर भी 15% डिस्काउंट मिल जाएगा कोड यूज करने पर। सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रविवार को होने वाला है अल्ट्रा कॉम्बैट, इसमें हिस्सा लें और स्कॉलरशिप जीतें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।